हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं आज 25 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। आज का थॉट है, प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। महान जो आपने ब्रूस ली का नाम सुना होगा, उनसे एक बार पूछा गया था कि आपको किससे डर लगता है। उन्होंने कहा था, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 1000 टाइप के कराटे के ट्रिक आते हों, बल्कि मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही जो अभ्यास है वो हजारों बार किया हो। तो हमें हर छोटा प्रयास लगातार करते करते वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखना है और लगातार कोशिश करना है। एक न एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन हमें सफलता प्राप्त होगी। आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी का दिन नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो मतदान है वो लोकतंत्र का त्योहार माना जाता है। निर्वाचन लोकतंत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव होता है तथा निर्वाचन के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इस उत्सव की तैयारी के लिए हमें अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना होगा। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तो आप जाइए और अपना मतदाता कार्ड बनवाइए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि 25 जनवरी का दिन ऐसा क्या विशेष था कि 25 जनवरी का दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी का दिन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, हम लगातार महत्वपूर्ण दिन याद कर रहे हैं। तो 23 जनवरी को क्या था, सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन था जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। कल 24 जनवरी था। 24 जनवरी को क्या मनाया गया था, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। और 25 जनवरी को आज क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। और कल 26 जनवरी, जिसे आप सभी जानते हैं, कल हमारे भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो इस तरीके से आप यदि हर दिन पढ़ते जाएंगे ना कि किस दिन कौन सा महत्वपूर्ण दिन है, तो आपको डेफिनेटली सारे डेज याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आज के ही दिन से शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है। तो जो 2023 में, पहले हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 2011 से मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी का दिन क्यों मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है 2023 की, वो है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ भी नहीं है और वोट जरूर डालेंगे हम। 2011 से 25 जनवरी का दिन जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया। और क्यों किया गया, तो इस दिन स्थापना हुई थी। फिर हम बार बार बात करते हैं कि यदि आप 18 वर्ष के हैं तो आप वयस्क मताधिकार कर सकते हैं, मतलब आपको वयस्क माना जाता है 18 वर्ष की उम्र में। लेकिन क्या जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वर्ष भी जो वोट डालने की उम्र थी वो 18 वर्ष ही थी? तो ऐसा नहीं है। पहले जो वोट डालने की आयु थी वो 21 वर्ष थी। फिर इसे 21 से 18 कब किया गया, तो जो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1989 के दौरान, 1989 में 61वें संविधान संशोधन के दौरान जो ये उम्र थी वोट डालने की 21 वर्ष, इसको घटा के 18 वर्ष की गई। और ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में जो क्या है, वयस्क मताधिकार की बात की गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो संविधान के भाग 15, संविधान का भाग 15 है जिसमें राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है। इसमें आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक क्या है, पूरा जो किस तरीके से जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है इसमें कितने सदस्य होते हैं, उनका कितना कार्यकाल होता है, तो ये सब पूरा भाग 15 में वर्णन किया गया है। आई होप आपको इतना सारा समझ में आ गया होगा कि ये सब पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाएंगे आपसे। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। ये भी आप याद रखिएगा।
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है श्री राजीव कुमार जी। जो राजीव कुमार जी हैं वो कौन है, अभी जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। और भारतीय निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय है, तो एक जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इनके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इस तरीके से ये 3 सदस्यीय संस्था होती है। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। 2011 से शुरुआत हुई है मनाने की। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भाग 15 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक वर्णन है और अगर वयस्क मताधिकार की बात की जाए तो आर्टिकल 326 में बताया गया है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है कि अब हम कभी भी भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ भी नहीं भूलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 27 से लेकर 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग कॉरपोरेशन या संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। अब बात आई है एससीओ की। एससीओ क्या है, तो ये है संघाई सहयोग संगठन। एससीओ की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब देखिए इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। आईएएस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग शहर में है, ना कि संघाई में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसमें 9वां देश जुड़ चुका है। उस देश का नाम क्या है, जो एससीओ का सदस्य बना है, उस देश का नाम है ईरान। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चूंकि इस बार जो एससीओ का फिल्मोत्सव सम्मेलन है वो कहाँ पर होने वाला है, तो वो हो रहा है मुंबई में। अब भारत में जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता यदि भारत कर रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा कि 2023 में जो G20 है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। 2022 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इंडोनेशिया ने की थी। ये भी याद रखिएगा। अब बात एससीओ की आई है, तो जो एससीओ का 2022 का जो मुख्यालय, मतलब जो मुख्यालय नहीं बोलना चाहिए, जो अध्यक्षता की थी एससीओ की, वो कौन सा देश था, तो वो देश था उज्बेकिस्तान। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फिल्मोत्सव सम्मेलन होने वाला है ये मुंबई में होने वाला है। और जो सेकंड, इसमें 2 फिल्में जो हैं वो इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हुई हैं। पहली फिल्म है गोदावरी और दूसरी फिल्म है द लास्ट फिल्म शो। ये मूवी आपको याद रखनी है क्योंकि ये ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन में दी गई है। द लास्ट फिल्म शो ये गुजराती मूवी है, तो इसको आपको याद रखना है। एससीओ का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में स्थित है और जो 2022 में बैठक हुई थी वो उज्बेकिस्तान या समरकंद में हुई थी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना के द्वारा माब्जा जांगवो नदी पर बांध बनाने वाली सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये पूछा गया है कि जो माब्जा जांगवो नदी है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी है गंगा नदी की, याद रखिएगा। देखिए अब जो चाइना है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग चलता है। चीन सिर्फ ये देखता है कि किस तरीके से भारत के जो बांध हैं, नदियां हैं, स्टेट हैं, उनमें कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए चीन है, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, बांध बन रहा है। तो जो गंगा नदी की सहायक नदी है जाम्बो माब्जो जांगबो नदी, यहाँ पर बांध बनाने की कोशिश कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। तो इसको याद रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोला जाता है वाटर वॉर, जल युद्ध, ये नाम आपने सुना होगा। अब ये क्या होता है, जैसे कि अगर भारत चाहे तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जल को रोक सकता है जिससे पाकिस्तान में बहुत अधिक जल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन भारत कभी भी इस तरीके की हरकतें नहीं करता है, ये सब काम चाइना का है। तो इसी को बोला जाता है जल युद्ध या जल वॉर, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन की एक अभूतपूर्व आवश्यकता है जल, उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अगर जल के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती है कि अगर जो नदी है, नदी का मार्ग परिवर्तित कर दिया जाए या फिर कुछ ऐसा नदी के पानी में कुछ ऐसा इन्फेक्टेड वायरस डाला जाए जिससे बहुत अधिक लोग प्रभावित हों, तो उसी को जल युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। आप तो हमेशा याद रखिएगा जब भी स्पेस एक्स का नाम आता है आप समझ जाइए
कि ये हाई स्पीड इंटरनेट से रिलेटेड ही होगा। स्पेस एक्स जो है ये कहाँ की कंपनी है, तो ये यूएसए की कंपनी है और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क का नाम आप सभी जानते होंगे, अभी इन्होंने ट्विटर को भी खरीदा था तो काफ़ी ये चर्चा में थे। तो जो स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, हाई स्पीड इंटरनेट को प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में बस यही याद रखना है। फिर कुछ 2022 के महत्वपूर्ण मिशन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लाइक आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन है ये नासा का प्रोजेक्ट है जो क्या करेगा, चांद पर मानव को लेकर जाएगा। राशिद मिशन का संबंध किससे है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात का प्रोजेक्ट है। आदित्य L1 ये हमारे देश का जो इसरो संस्था है उसका प्रोजेक्ट है, और जो नूरी है ये साउथ कोरिया का प्रोजेक्ट है। तो ये सारे आपको 2022 के मिशन हैं जो आपको स्पेस से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफ म्यूरल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। अब ये कैलीग्राफ म्यूरल क्या होता है, तो जो कैलीग्राफी होती है, कैलीग्राफी आपने देखा होगा जो सुंदर सी इसमें राइटिंग लिखी जाती है, तो जो कैलीग्राफी म्यूरल है ये बनाया जा रहा है सऊदी अरब में, जो मक्का है, मक्का मदीना का नाम आपने सुना होगा, मक्का में बनेगा। एक्चुअली में ये क्या है, ये सुलेख है, मतलब बहुत ही सुंदर राइटिंग में लेख लिखा जाएगा जो 75 मीटर लंबा है। तो ये कैलीग्राफी म्यूरल है और ये कहाँ बन रहा है, मक्का में बन रहा है, बस आपको इतना याद रखना है। बात मक्का की आई है, सऊदी अरब की आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि रब अल खाली एक रेतीला काफ़ी लंबा मरुस्थल है, तो ये कहाँ पर है, ये सऊदी अरब में है और ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना द्वारा उत्तर पूर्वी भारत का प्रलय अभ्यास की घोषणा वायुसेना ने की है जो पूर्वी कमान में हो रहा है। तो ये प्रलय अभ्यास है, आपको बताना है कि ये तो वायुसेना का है, ये तो आपको पता चल गया। यहाँ पर ये बताना है कि जो पूर्वी कमान है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा शिलोंग। शिलोंग में क्या है, पूर्वी कमान का मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है शिलोंग से रिलेटेड, जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है ये भी शिलोंग में होता है। शिलोंग भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी बनी थी, और जो असम राइफल है इसका मुख्यालय भी शिलोंग में स्थित है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए तवांग जो है, तवांग मठ, ये कहाँ पर आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाता है, और खरांची उत्सव त्रिपुरा से रिलेटेड है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से पता होने चाहिए। फिर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। 74वां गणतंत्र दिवस, आप सभी जानते हैं कि कल 26 जनवरी है, और ये एक तरीके से जो 26 जनवरी और 15 अगस्त भारत के सबसे बड़े त्यौहार के रूप में जाने जाते हैं, जिसे हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक आत्मीयता महसूस करता है अपने देश के प्रति। तो जो 74वां गणतंत्र दिवस है इसके मुख्य अतिथि कौन है, आप जानते होंगे कि जो 15 अगस्त होता है गणतंत्र दिवस होता है, उसमें कोई ना कोई मुख्य अतिथि के रूप में विदेशों से आते हैं। तो इस वर्ष जो आने वाले हैं वो है मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और ये आने वाले हैं गणतंत्र दिवस के समारोह में। तो गणतंत्र दिवस में आप सभी जानते हैं कि राजपथ, जो कि राजपथ नहीं है, अब इसका नाम चेंज हो गया है, राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो कल यहाँ पर परेड होगी, माननीय राष्ट्रपति जी जो झंडा फहराएंगे, और भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या मिस्र के साथ भारत के संबंध इतने अच्छे हैं कि उनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है, तो यह जी हाँ 75वें वर्ष हो चुके हैं भारत और मिस्र की मित्रता को, इसीलिए भारत और मिस्र के संबंधों की घनिष्ठता को देखते हुए अब्दुल फतेह अल सीसी को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है। अब एक प्रश्न और आना चाहिए यहाँ पर, 26 जनवरी का दिन ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी पता नहीं रहता है, बस वो सोच लेते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एज अ इंडियन सिटीजन और एस्पिरेंट हैं आप, तो फिर तो डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहली बार कब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आपको याद होगा रावी नदी के किनारे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अब एक शब्द आता है यहाँ पर
ये गणतंत्र क्या होता है? क्या आपको पता है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है या रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो भारत का राष्ट्र प्रमुख होगा, राष्ट्र प्रमुख मतलब कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे। तो जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं और उनका पद जो है वो आनुवांशिक नहीं होगा, बल्कि वो जो है वो चुनकर आएंगे, मतलब उनका चयन किया जाएगा, प्रॉपर उनका इलेक्शन होगा। इलेक्शन के थ्रू ही भारत के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको चुना जाएगा। इसमें किसी भी तरीके की जो है वो जेनेटिक के थ्रू, मतलब जो एक हेरिडिटी नहीं होगी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसीलिए इसे रिपब्लिक कहा जाता है। और 2022 में 15 अगस्त की जो वर्षगांठ मनाई गई थी, जो हमने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया था, वो कौन से नंबर का था? देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आप सब पढ़ते आए हैं कि आज़ादी का 75वां महोत्सव, आज़ादी का 75 महोत्सव, लेकिन याद रखिएगा 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब इस वर्ष हमने जो मनाया था वो 76वीं वर्ष का मनाया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत और मिस्र के संबंधों में 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो जी जो है वो पहले गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट थे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर कितनी राशि दी गई और कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 23 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति जी ने क्या किया गया है, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें 1 लाख रुपए दिए गए और कितने बच्चों को दिए गए? तो 11 बच्चों को दिए गए। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो जब भी बच्चों के द्वारा कोई बहुत ही अच्छा कार्य किया जाता है, जैसे कोई साहसिक कदम उठाया जाता है या कोई विशेष उपलब्धि होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी बहुत चर्चा में रहा है ये मुद्दा, कि केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो कौन थे? वो थे ब्रजभूषण। तो ब्रजभूषण जी को कामकाज देखने के लिए, मतलब उनको क्या हुआ है कि आपको पता होगा जो बॉक्सर हैं, इंडियन बॉक्सर हैं, जिसमें मैरी कॉम जी हैं, गीता फोगट, बबीता फोगट, साक्षी मलिक, बहुत सारी ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो बॉक्सिंग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम किया है, देश के लिए उन्होंने मेडल लेके आई हैं। लेकिन एक मुद्दा उठा था कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने बहुत सारी बॉक्सिंग महिला प्लेयर्स के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, यौन शोषण का मामला यहाँ पर आया है और उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है। देखिए अभी आरोप सिद्ध तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो महिला बॉक्सिंग प्लेयर्स हैं ये सब धरने पर बैठी हुई थी दिल्ली में, और इनकी मांग थी कि ब्रजभूषण को क्या किया जाए, उस पद से हटाया जाए, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते, उन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा था भारत जैसे देश में, जहाँ पर महिलाओं को इतना अधिक सम्मान दिया जाता है, और इस तरीके की जो देश की खिलाड़ी हैं, वो भी बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, उनके साथ इस तरीके का अगर कुछ काम होता है तो ये काफ़ी निंदनीय है। इसलिए जो ब्रजभूषण है इनको हटाया गया है अध्यक्ष के पद से, कुश्ती महासंघ के पद से, और इस पर पूरी जांच होगी। इसीलिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है जिसकी प्रमुख है मैरी कॉम। तो अब ये प्रॉपर जांच होगी, एक एक जो काम हुए हैं उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही संवेदनशील तरीके से जांच किया जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप देखिए कि क्या कोई भी पेरेंट्स अब अपने, अगर इस तरीके की वो न्यूज़ देखते हैं, और न्यूज़ इसमें सच्चाई भी हो सकती है, तो कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़कियों को कुश्ती के क्षेत्र में तो नहीं जाने देंगे, या खेल के क्षेत्र में ही आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये डीमोरलाइज करने वाली खबरें हैं और इनसे सीखना चाहिए, इनसे अवेयर होना चाहिए। पहले क्या होता था, लोग इतना नहीं बोलते थे, लेकिन अब जो है जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। देखते हैं ये मुद्दा कब कितना आगे बढ़ पाता है। क्या सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं वर्किंग वीमेन के लिए? तो विशाखा गाइडलाइन 1996 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ये राजस्थान का केस था, जिसमें वर्किंग प्लेस पर महिलाओं के साथ यदि किसी भी प्रकार की कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उस पर वो क्या कर सकती हैं, दर्ज कर सकती हैं केस। और दूसरा बच्चों के लिए है पोस्को एक्ट, जो है ये 2012 में आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक पहला हरित राज्य
जो ग्रीन स्टेट है वो बनाने का लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया है 2025 तक। 2025 तक ऐसा प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? सुखविंदर सिंह संधू। कुछ और टारगेट जैसे हर घर नल से जल का जो टारगेट है वो 2024 तक का है, और जो शुद्ध शून्य कार्बन मतलब जीरो नेट कार्बन इमिशन है, इसका टारगेट 2070 रखा गया है, और टीबी हारेगा देश जीतेगा का टारगेट 2025 रखा गया है। तो आई होप ये आज का करंट अफेयर था, आपको अच्छा लगा होगा, कुछ महत्वपूर्ण लगा होगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। आज का आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, किस फिल्म के गाने को पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है? काफ़ी चर्चा में रही है ये फिल्म, ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है, और इसको अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा? गोल्डन ग्लोब अवार्ड गाने के लिए मिला है। उस फिल्म का आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखिए, आप सभी लोग देखते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में बहुत कम लोग आंसर करते हैं, तो यदि आपको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आंसर ज़रूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये कल का करंट अफेयर है, पीडीएफ में प्रोवाइडेड है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैं अब बता देती हूँ वैसे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो 4th आया था। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत में स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया, जो चेन्नई में किया गया था। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के पद पर कौन नामित किए जाएंगे? किप हिपकिंस। नौसेना ने मेगा अभ्यास एमफैक्स किया है, ये कहाँ पर हुआ है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। और कौन सा स्टेशन है पुलिस स्टेशन जिसको नंबर 1 पुलिस स्टेशन का खिताब मिला है? तो वो है आस्का थाना स्टेशन, जो है वो उड़ीसा में स्थित है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये पंजाब में लॉन्च हुआ है। और उड़ीसा में पहला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक जी ने किया। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर जी ने अल्पिन योजना का शुभारंभ किया है, ये किससे रिलेटेड है? तो जो भूमि अभिलेख हैं उनके डिजिटलीकरण से रिलेटेड है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में था, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड को, और मिजोरम के फायर स्टेशन को। यूनिवर्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो वो जीता था कुन लायुत, जो कि थाईलैंड के प्लेयर हैं। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चिरंजीवी योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो ये जो योजना है ये राजस्थान की योजना है, याद रखिएगा। जिस तरीके से भारत में आयुष्मान भारत है, उसी तरीके से चिरंजीवी योजना राजस्थान में चल रही है। तो ये आज का कल का करंट अफेयर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।